यहाँ पे देखिए हम एक सवाल आपको दे रहे हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा और द्विध्रुव के 1 मीटर दूरी पर अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है जो द्विध्रुव है उसमें 10 कूलाम का आवेश है, तो हमने क्या किया, इसे 10 माइक्रोकूलाम को कूलाम माइक्रो चेंज कर दिया। यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसको हम 2L कहेंगे। 1 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने चेंज कर दिया 10⁻⁻2 में, और उसके बीच की दूरी हो गई, यानी जहाँ द्विध्रुव से आपको 1 मीटर की दूरी पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे द्विध्रुव के लिए देखिए यहाँ पे P बराबर Q इंटू 2L हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे Q का मान 10 × 10⁻6 1, ये जो है ऐड हो जाएगा आपका, इसमें से 1 कम हो जाएगा तो 5 हो गया ये, यानी द्विध्रुव आघूर्ण आपका आया 1 × 10⁻7 कूलाम मीटर। अब देखिए 1 मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो अच्छी स्थिति के लिए सूत्र ये वाला आपका है, यहाँ पे 2P/RQ, ये तो कांस्टेंट ही है। थोड़ा यहाँ देखिए E बराबर, हमने इस कांस्टेंट का मान यहाँ पे रखा है 9 × 10⁹, और ये मान है 2, और जो द्विध्रुव आघूर्ण हमने ये निकाला है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ रख दिया, हल कर दिया हमने, तो 9 दूना 18, ये घटेगा तो इतना आएगा, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा 1800। कहने का मतलब ये है कि ऐसे द्विध्रुव था, तो अगर हम यहाँ पे 1 मीटर दूरी ले रहे हैं यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पे 1800 आएगा। जब हम निरक्ष स्थिति में जाएंगे तो निरक्ष स्थिति में केवल आपका E बराबर 1/4πε0 P/RQ, तो यहाँ पे इसका मान 9 × 10⁹, P का मान 1 × 10⁷ और 1 मीटर की दूरी, ठीक है। तो इसका मान आएगा 900, यानी इस द्विध्रुव से यहाँ पे अगर 1 मीटर दूरी लेंगे तब हमारा उसका मान आएगा 900। एक और सवाल देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है, ये चित्र है आपका, इस चित्र में ये द्विध्रुव को दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि बिंदु M और N, देखिए यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, ये कोण दिखाया जा रहा है 60 अंश का, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्विध्रुव के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसको हम क्या कहेंगे 2L, और द्विध्रुव से कितने सेंटीमीटर दूरी 40 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है, इसी को हम कहेंगे R। यहाँ भी ये R है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने अच्छी स्थिति, यहाँ से ये अक्ष पे है, इसीलिए हम अच्छी स्थिति का सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छी स्थिति में यानी M पर हमारा वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा वो देख लीजिए 1/4πε0 2P/RQ, ठीक है। 1/4πε0, P को हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ठीक है, RQ हमारा है। अब हम इसका मान 9 × 10⁹ रख लिए, 2 हमारा रहा, 5 × 10⁻6 जो इसका ये आवेश है Q, ये हमने रख दिया, और इसके 2L का मान है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻2। अब 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, Q में है, तो 40 को हमने 3 बार mm, ये mm है आपकी दूरी, 40 mm की है दूरी, ठीक है। तो mm को हमने चेंज कर दिया पूरी तरह से, 10⁻³ करके मीटर कर दिया, कि 1 mm में आपका होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो देखिए ये दोनों कट गए इससे, फिर आपके घातें, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 दूना 8, 6 2 8 हुआ, 1 घट गया, तो आपका 9 बचा, 10 बचा, यहाँ 40 है, 4 है, ये 4 है, यहाँ से कट गया 10⁻9, ये 9 बटे ये पूरा आया, और 10⁻8 नीचे है, 10⁸ को हम ऊपर कर देंगे तो 10⁸ प्लस हो जाएगा, और 9/64, यानी 90/64 10⁻7 आएगा। यहाँ का 1 8 का यहाँ 0 चला गया, और उसके बाद हमने भाग दिया, तो ये आया वैद्युत क्षेत्र। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अब अगर N पर वैद्युत क्षेत्र हम देख रहे हैं, N पे वैद्युत क्षेत्र यानी यहाँ पे, तो ये देखिए
यहाँ का 60 अंश के कोण पर, यानी यहीं का मान 60 अंश के कोण पर यहाँ गया है, तो हम इसको 60 कर दिए। तो देखिए निरक्ष स्थिति, अच्छी स्थिति में ही हम कॉस क्या ले लिए, थीटा ले लिए, और यही थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हमने यहाँ निकाला हुआ है, देखिए ये हमने निकाला हुआ है निरक्ष स्थिति का, और उसी मान को हमने क्या कर दिया 60 डिग्री पे कर दिया। 60 डिग्री पे हमने कर दिया तो हमारा जो ये मान था उसमें 60 ऐड हो गया, तो आपका ये मान आया। ये देखिए यहाँ से कटेगा 0.7 आएगा, 10 के पावर 7 है, और 7 × 10 के घात 8। ये हमारा हो जाएगा 2 आंसर, यानी m पर अच्छी स्थिति का आंसर वही अक्ष का cos 60 गुना मान n पर होगा, जो हम आपको यहाँ दिखा दिए। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए हमने एक और सवाल दिया है आपका, दो एक जैसे वैद्युतीय ध्रुव, यानी दो वैद्युतीय ध्रुव हैं ए बी और सी डी, जिनमें प्रत्येक का बल आघूर्ण P है तथा 120 अंश के कोण पर चित्र अनुसार रखे गए। ये देखिए ये एक द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा 120 अंश के कोण पर रखें। ये 120 अंश के कोण पर देखिए कैसे दिखा रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और प्लस के बीच का कोण देखिए, या माइनस माइनस के बीच का कोण देखिए। माइनस माइनस के बीच का कोण देखेंगे तब भी 120 आएगा, प्लस प्लस के बीच का कोण देखेंगे तब भी 120 आएगा, यानी कोई एक साइन लेकर उसका कोण हम डिक्लेयर करते हैं। तो 120 अंश के कोण पर है, यानी P1 का मान P है और P2 का भी मान P है, दो द्विध्रुव इसके अंदर हैं। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अगर हमें निकालना है तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण यानी P एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि के योग में ये नियम लगता है, यानी दो वेक्टर जुड़ रहे होंगे तो वो ऐसे नियम लगता है। तो R बराबर a² b² 2ab cos थीटा, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण ही होता है थीटा। यहाँ पे P1² P2² यानी अनुपातिक कर लीजिए, जैसे ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो यहाँ P² P1² P2² 2p1 P2 cos थीटा। तो P² यानी दोनों के मान आपस में इक्वल ही हैं, दोनों द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बराबर है। ये हो गया 180 अंश हमने यहाँ रखा है। तो यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया, इन दोनों को 2p² हो गया, और cos 120 का मान -½ होता है, तो कट के आएगा -p², यानी यहाँ का परिणामी, यानी इस पूरे द्विध्रुव निकाय का परिणामी, सिस्टम का परिणामी आएगा P। एक और देख लें, यहाँ पे 3 बिंदु आवेश रखे गए हैं, -2q, q, +q। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पे है और भुजा की लंबाई उस त्रिभुज की कितनी है, a है। तो इस समायोजन का द्विध्रुव आघूर्ण बताना है आपको। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमने दिखाया है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भुजाओं को हमने दिखाया a, सबके बीच का कोण भी होगा, ये भी फाइनल है। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ 2q है, तो एक ठो q यानी 2q में 2q माइनस के होंगे, तो एक -q इससे द्विध्रुव बनाएगा और एक -q इस वाले से द्विध्रुव बनाएगा, यानी एक द्विध्रुव यहाँ है और एक द्विध्रुव यहाँ है। ये द्विध्रुव है ही नहीं क्योंकि ये प्लस प्लस है, जब माइनस प्लस होंगे तब द्विध्रुव बनेगा। इसका मतलब कि एक द्विध्रुव यहाँ बना जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे बनेगा, माइनस से प्लस की ओर, इसकी तरफ बनेगा तो इधर बनेगा माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पे कहने का मतलब कि P1 भी P होगा Q इंटू ए। Q इंटू ए मतलब Q, जैसे कि हम कहते हैं ना P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है, कहते हैं P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पे Q है और जो 2L है उसके बीच की दूरी ये वाली है, तो ये 2L की जगह हम क्या लिखेंगे, A, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब फिर उसी तरह जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो सदिश राशि का योग होगा, तो उसके लिए सूत्र होगा आपके ये जैसा हमने दिखाया है, a² b² 2ab cos थीटा का रूट परिणामी होगा। उसी तरह यहाँ पे भी है, P बराबर P1 + P2² P1² P2² 2p1 P2। यहाँ पे P1 P है, P2 P है, दोनों को हमने ऐसा रख दिया। cos थीटा यानी इनके उनके बीच का कोण ये है 60 डिग्री का, तो 60 थीटा हो गया। अब इसको हमने हल किया तो ये हमारा आ रहा है, देखिए यहाँ पे cos थीटा 1/2 हो गया, 2p² हो गया, t² हो गया,
2p p स्क्वायर हो गया, 3p स्क्वायर हो गया, p बाहर निकल गया √3। अब यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, यहाँ पे रख लिया हमने, ये हो गया आपका आंसर। इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी है ये कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का सूत्र है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। उसका सदिश रूप हमने दिखाया है, टाउ पे सदिश, पी पे सदिश, ई पर सदिश, यानी ये इसका सदिश रूप है। इसका सत्यापन हमें करना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, जब वैद्युत क्षेत्र लाइन को हम पैरेलल दिखाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं को जब हम पैरेलल दिखाते हैं, जो रेड से दिख रहा है उसे हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये ए बी एक द्विध्रुव है जो क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखी गई है। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ठीक है। यहाँ से जब इस आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी। अगर हम इसे F1 मानते हैं तो उसकी दिशा ये होगी, सदिश रूप में हमने दिखाया है। माइनस के कारण जो बल लगेगा हमेशा क्षेत्र के विपरीत लगता है, तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी, यानी F2 को हमने क्यू ये दिखाया है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 2L होगी, ठीक है। यहाँ हमने थ्योरी में भी लिखा है, माना एक वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव AB जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। इस वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, इस द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण होगा P बराबर Q इंटू 2L। द्विध्रुव के आवेश पर बल जो होंगे, हर आवेश पर बल यानी इस पर भी और इस पर भी समान के हैं, तो F1 बराबर QE होगा, F2 बराबर भी QE होगा। एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है आपको। यहाँ F1 F2 बराबर हो जाएगा QE, यानी दोनों के मान जो होंगे आपस में बराबर होंगे। बलाघूर्ण का सूत्र होता है कि बल के कारण वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण पर बलाघूर्ण जो होगा, बलाघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा की लंब दूरी। जैसे हमने टाउ दिया, बलाघूर्ण F बल हो गया, और BN यानी ये वाली लाइन आपकी लंब दूरी है। तो इस बलों की लंब दूरी ये है, ठीक है, ये लंब हो गई। तो क्योंकि ये ऐसे लाइन पे काम कर रहे हैं, बल आपके इधर इधर काम कर रहे हैं, तो इसका लंब यही होगा। तो बलाघूर्ण BN हो गया। अब यहाँ देखिए BN का मतलब, यहाँ देखिए 2L और यहाँ थीटा, इसका घटक जो बनेगा ये 2L साइन थीटा बनेगा, और ये बनेगा 2L कॉस थीटा, यानी AN 2L कॉस थीटा होगा और BN साइन थीटा होगा। तो हमें BN ही रखना है, तो हमने BN को रख दिया 2L साइन थीटा, और F बराबर QE है वो हमने रख दिया। अब यहाँ देखिए F बराबर ये आपका हुआ, तो 2L और Q को हमने कॉम्बिनेट किया, एक जगह रखा, E को क्लियर कर दिया साइन थीटा। ये हमने दिखाया है, देखिए ये जो आपका होता है P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ P बराबर हमने क्या कर दिया Q इंटू 2, इसकी जगह हमने P रख दिया, ये E हो गया साइन थीटा। कंडीशन में देखिए टाउ मैक्स कब होगा, जब एक सूत्र में साइन थीटा ऐड होता रहता है, तो साइन थीटा का मान का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान आपका 0 या -1। तो यहाँ पे P साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे थीटा का मान 90 होगा, तब ये मान अधिकतम होगा, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन 90 बराबर 1। तो यहाँ देखिए इसकी स्थिति क्या बनेगी, ये प्लस ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो ये इसको इधर खींच के इसको सीधा करना चाहता है, यानी इसको रोटेट करना चाहता है। रोटेट कर देगा तो संतुलन अवस्था बनती है। जब ये प्लस इस साइड आ जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा, तो इस क्रिया को पूरा बोलते हैं, तब वो संतुलन अवस्था में होगा। तो संतुलन में आने में जो बल लगाएगा, जो बलाघूर्ण बनेगा, वही आपका मैक्सिमम बलाघूर्ण होगा, जो इसमें दिखाया गया, यानी टाउ मैक्स का मान P होगा। उसी तरह मिनिमम में जाइए, टाउ मिनिमम, तो मिनिमम करने के लिए साइन थीटा का मान 0 होना चाहिए, तो साइन थीटा 0 का 0 होता है, यानी थीटा बराबर 0। 0 का मतलब ये होता है कि धन को इसकी दिशा में रख लें और ये माइनस को इस दिशा में। अब और देखना हो तो देखिए, एक ग्राफ हमने दिया है, ये थीटा और बलाघूर्ण का ग्राफ है, यानी थीटा जैसे बढ़ेगा P का मान कैसे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 0 से जैसे जैसे हम 90 की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मान बढ़ता जाता है। यहाँ देखिए ये 0 अंश का है, जब 0 से हम 10, 20, 30, 40, 50, 90 तक जाएंगे तो मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर जब जैसे होगा उसे घटता जाएगा, फिर उसका मान बढ़ सकता है।
ये आपका ग्राफ है, यानी अधिकतम मान 90 पे मिलेगा, न्यूनतम मान 0 पे मिलेगा। उसके बीच के सभी कोणों में मान जो होंगे बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर 30 अंश यहाँ पे है तो उसके 30 अंश के लिए यहाँ का मान जो होगा बलाघूर्ण का, वही आपका मान होगा 30 अंश के लिए। ये 30 अंश अगर होगा तो ऐसे निकल करके यहाँ पे मान होगा। धन्यवाद।